नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन कथक में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आज हम लोग बात करेंगे लयकारी पे, सीखेंगे लयकारी को लिपिबद्ध करना। भारतीय संगीत के दो आधार तत्व हैं, पहला स्वर और दूसरा लय। संगीत ही नहीं, हमारा समस्त जीवन लय पे आधारित है। संगीत में जब हम एक मात्रा काल में एक से अधिक मात्रा बोलते हैं या कभी कभी एक से कम मात्रा बोलते या लिखते हैं तो वह लयकारी कही जाती है। लयकारी के नामकरण का आधार यह होता है कि हमने एक मात्रा काल में कितनी मात्राओं को बोला, कहा या लिखा है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने एक मात्रा में दो मात्रा को लिखा या बोला तो वह होगी दुगुन की लयकारी। वैसे ही अगर एक मात्रा में तीन मात्रा लिखा तो वह होगी तिगुन की लयकारी। ऐसे ही जैसे संख्याएं बढ़ती या घटती हैं तो लयकारियों का नामकरण हम उसी आधार पर कर लेते हैं। मेरे चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप मुझे बियार लय के बारे में बताइए या कुआर के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं लयकारी का टोटल चैप्टर आप लोग के सामने क्लियर किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट कुआर, बियार या आर लय को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमने इसका स्टार्टिंग चीज़ नहीं समझा है। जैसे कभी भी आप पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं A to Z या स्वर या व्यंजन वर्ण सीखते हैं हिंदी के लिए। वैसे ही संगीत में लयकारी को समझने के लिए हमें पहले स्टार्टिंग की चीज़ों को समझना आवश्यक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं लयकारी को शुरू से समझना। सबसे पहले यहाँ पे आप मेरे पेज पे देख रहे होंगे कि लयकारी की हेडिंग मैंने दी है। उसके बाद है लिपिबद्ध का तरीका, यानी हम लयकारी को भी समझेंगे और लिपिबद्ध करने के तरीके को भी समझेंगे। अब लयकारियों से आपका मतलब हो सकता है एक गुण, ठा, दुगुन, तिगुन या चौगुन। ये सारी जो चार लय आप देख रहे हैं ये कॉमन लयकारियाँ कही जाती हैं। यानी कॉमन इसलिए है कि अगर हम संगीत के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहला हमारा वास्ता इन्हीं लयों से होता है। हम सबसे पहले ठा सीखते हैं किसी भी ताल की, दुगुन, तिगुन और चौगुन से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए इन्हें कॉमन लयकारियाँ कही जाती है। अब यहाँ पे आप दूसरा इंडेक्स देख रहे होंगे, इससे देखते आप समझ गए होंगे कि यह मैथ से रिलेटेड है। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि जीरो के बाद की संख्या 1 होती है, 2, 3, 4, ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या जीरो से भी कम संख्याएं हो सकती हैं? जीरो का जो मान है या एक का मान है उससे भी कम संख्याएं होती हैं? तो हमारा मैथ में जवाब मिलता है कि जी हाँ, होती है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं -1, -2, -3, ये भी अनंत तक जा सकती हैं। वैसे ही संगीत में जब हमारा लय ठाह बनता है उसके बाद दुगुन होता है, तिगुन होता है, तो क्या ठा से भी नीचे की लय होती है? सोचिए और सोच कर बताइए। जी हाँ, ठा से नीचे की लय होगी। ओके, अब जैसे मान लीजिए ठा को मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक सर्किल, अब इस सर्किल को आप कुछ भी मान लीजिए, बिस्किट मान लीजिए या रोटी, एक रोटी मान लीजिए। अब हम अगर इस एक रोटी के 4 हिस्से करेंगे, जैसे बच्चों, छोटे बच्चों को जब आप चॉकलेट, बिस्किट या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बांटनी हो और वो एक की संख्या में हो बट बच्चे ज़्यादा हों तो आप उतने हिस्सों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही ठा हमारे लिए एक की संख्या है और हमने उन्हें बांट दिया। यानी अब हमें ठा से कम की संख्या समझनी है कि ठा से भी कम की संख्या क्या हो सकती है। तो वो ये संख्या होगी कि अगर ठा से कम की संख्या बनानी है तो पहले इसका एक हिस्सा आप हटा दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3 हिस्सा, यानी 3/4, जिसे हम लोग कह सकते हैं पौनी लय। यानी हमें
एक पूरी हिस्से में से एक हिस्सा हटा देना है। क्या अब इससे भी कम होगी? तो जी हाँ, उसका जवाब होगा कि अगर आपका एक सर्किल है, इसमें से हम 1/4 और गायब कर दें तो वो बनेगी 1/2। ओके, यानी ये कौन सी लय हो गई? ये आधी हो गई और ये पौनी हो गई। अब क्या इससे भी कम संख्या हो सकती है? तो जी हाँ, उसका भी जवाब होगा कि हो सकती है। फिर हमें 1/4 और इसमें से गायब करना होगा, तो हमारे पास 1/4 की हिस्सा बच गई। तो ये 1/4 यहाँ हम लिखेंगे, यानी ये आधी से भी कम संख्या हो गई। अब ये हो गई पावगुनी लय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पौनी और पावगुनी में दोनों में अंतर है। ओके, अब ये तो आपने समझ लिया कि क्या ठा के बाद दुगुन तिगुन होता है तो ठा से कम भी संख्याएं जाती हैं, जिसमें ये सारे नाम आ गए। अब हमें समझना है कि सबसे पहले हम लयकारी को अगर लिपिबद्ध करने का तरीका सीख रहे हैं तो हमें यहाँ सीखना है कि अगर एक गुण यानी ठा लय को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, अगर इसकी हम परिभाषा याद करें तो परिभाषा ये कहती है कि एक मात्रा काल में एक मात्रा काल को लिखना, पढ़ना या बोलना ठा लय कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे, ये एक मात्रा काल में एक मात्रा का लिखना या बोलना हुआ। अब वही चीज़ आपको दुगुन में करनी है, तो दुगुन में 1 2 3 4 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। यानी जब दो मात्राओं को हम एक मात्रा बनाएंगे तो उसमें हम ये चिन्ह लगाते हैं जिसे चंद्राकार बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार। चंद्राकार मतलब तो पूरा हो गया, लेकिन ये अर्ध है तो इसलिए आधा है, इसलिए इसे अर्ध चंद्राकार बोलते हैं। अब तिगुन के लिए क्या होगा, तिगुन की परिभाषा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक मात्रा काल में 3 मात्राओं को लिखना, बोलना, पढ़ना तिगुन की लयकारी होती है। तो जैसे 1 2 3, फिर यहाँ लिखना होगा 4 5 6, ये हो गया आपका तिगुन का लय। वैसे ही चौगुन लिखने के लिए आप क्या करते हैं, एक मात्रा काल में 4 मात्रा काल को लिखते हैं। तो 4 मात्राओं को लिखकर आपको अर्धचंद्राकार में घेर देना होगा। ये हो गया तरीका ठा यानी एक गुण लिखने का, दुगुन, तिगुन, चौगुन लिखने का, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप पचगुन न लिख सकें, ठीक है। जब इतना लिखना जानते हो तो पचगुन भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी आप समझ गए होंगे। छठगुन, सतगुन, अठगुन, ऐसा करके कई गुण हम बना सकते हैं। अब आपने यहाँ देखा कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लयकारियों के नामकरण का आधार ही यही होता है कि उस एक मात्रा काल में कितनी मात्राओं को लिखा, बोला या बढ़ता गया हो। तो आपने यहाँ ये देखा कि चौगुन हमारा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक मात्रा में हमने 4 संख्याएं लिखी है। तिगुन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमने एक मात्रा में 3 की संख्या लिखी है। वैसे ही पचगुन के लिए 5 मात्रा होगी एक मात्रा काल में, छठगुन में एक मात्रा काल में 6 होगी, सतगुन में एक मात्रा काल में 7 होगी, अठगुन में एक मात्रा काल में 8 की मात्रा होगी। अब तो हो गई ये सीधी लयकारी और काफ़ी सरल लयकारी, मतलब सीधी और सरल, जो कि सबको समझ में आ सकती है कि ये लयकारियाँ कैसे होती हैं। डिफ़िकल्ट कहाँ हो जाता है, हमारे लिए कठिन कहाँ हो जाता है, जैसे अभी मैंने पिछला जो समझाया वहाँ पे जब ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन, पचगुन, छठगुन ये चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इससे नीचे उतरते हैं या इस ठा और दुगुन से बीच की संख्याओं में जब जाते हैं तब हमारे लिए दिक्कत होती है। अब क्या ठा और दुगुन से बीच की संख्याएं भी होती हैं? तो उसका भी जवाब है कि जी हाँ, जब ठा मतलब एक रोटी और दुगुन यानी दूसरी रोटी, जब हम इनके बीच में बंटवारा करेंगे तो एक और संख्या बनेगी। जैसे मान लीजिए एक रोटी के 4 हिस्से हुए
तो अब इस एक रोटी के साथ अगर आप 1/4 हिस्सा रखेंगे, मैं इसे डॉट से क्लियर करती हूँ, यानी हमारे पास 1/4 हिस्सा है, तो ये हो गई आपकी 1.25 गुण। ओके, यानी 1 पूरी रोटी और 1/4, ये हो गई 1.25 गुण। उसी तरह आपका जब इसके 1/2 जाएगी, यानी आधा हिस्सा जब आप लेंगे तो वो हो जाएगी 1.5 गुण। ओके, मतलब 1 पूरी रोटी और इसमें हमने मिला दिया, प्लस कर दिया हाफ। तो ये हो गया 1.5 गुण, 1 पूरी मात्रा और 1 आधी मात्रा, तो क्या हो गया, ये 1.5 गुण हो गया। अब इसी में हमने 1 के साथ प्लस किया, 3 हिस्सा मिला दिया। जैसे एक पूरा सर्किल होता है, अगर हमने 3 को मिला दिया, मतलब इसको कट कर दिया और ये सेलेक्ट कर लिया ये हिस्सा, तो आपका ये क्या लय बनेगा, यही वो लय होगी जिसे हम लोग बिहार की लय कहते हैं। तो आपने देखा कि ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन जब हम आगे बढ़ते हैं तो सीधी लयकारी होती है। जब ठा और दुगुन के बीच की लयकारियों को लेकर चलते हैं तो वो 1.25 गुण, 1.5 गुण और बिहार की लय हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे एक और लय आती है जो 2.25 गुनी लय होती है। 2.25 गुण कैसे, मतलब 1 पूरी रोटी, ओके, और उसके साथ हम प्लस करेंगे दूसरी रोटी को और फिर प्लस करेंगे 1/4 रोटी को, तो ये हो जाएगी आपकी 2.25 गुनी, जिसे हम लोग 2.25 गुण की लय कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। मैंने दूसरे पेज में कुछ लयों के नाम लिख रखे हैं। अभी जो मैंने आपको लय समझाया उस आधार पे ही ये लय लिखे गए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि पाव गुनी लय मतलब 1/4, जो अभी मैंने समझाया कि अगर एक रोटी के 4 टुकड़े किए जाए और 1 टुकड़ा ही आपको दिया जाए, 3 टुकड़े न दिए जाए, वही होता है पाव गुनी लय। मतलब 1 रोटी का टुकड़ा आपको इसमें से सिर्फ मिला ये वाला हिस्सा, मैंने जो डार्क किया है वो वाला हिस्सा आपका हुआ, और ये बाकी बचे 3 वो आपके नहीं हुए। तो 1/4 इसलिए क्योंकि 4 की ये पूरी मात्रा है और 1 ही मात्रा मान्य होगी, तो ये हो गई आपकी पाव गुनी लय। अब आधी लय क्या हुई, आधी लय मतलब 1/2। तो इसमें जो मैंने समझाया था, रोटी का आधा हिस्सा आपका हुआ और आधा आपका नहीं है, 1/2, यानी आधी मात्रा आपकी हुई। अब यहाँ आप देख रहे हैं पौनी लय। पौनी लय मतलब 3/4। मैंने जो अभी यहाँ समझाया था, एक कोई ठोस चीज़ है, हमने उसके कितने टोटल हिस्से किए, वो नीचे की संख्या है, और मान्य क्या संख्या है, मतलब लय किस संख्या की बन रही है, तो वो ऊपर का संख्या हुआ। ओके, अब यहाँ 3/4 हो गई पौनी लय। पौनी लय में मतलब एक रोटी का वो हिस्सा जिसमें 3 हिस्से ऊपर की संख्याओं में जाएंगे और जो खाली हिस्सा है उसको लेते हुए टोटल को नीचे हम लिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है पाव गुनी और यहाँ है पौनी। दोनों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पाव गुनी लय क्या है और पौनी लय क्या है। अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, पाव गुनी या पौनी। जैसे पाव हम लोग 250 ग्राम को भी समझते हैं। पाव भर का मतलब ही होता है 250 ग्राम, यानी पूरे 1000 ग्राम का 1/4 हिस्सा। अब इसके बाद है सवाई लय। सवाई लय, सवाई मतलब 1 पूरा और 1/4। ओके, इसका पूर्णांक भी अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन हमें कभी हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, जैसे सवाई लय लिखे, या कभी ये अंकों में लिखा हुआ आ जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें से सही क्या है। ओके, या ये लय कौन सी है।
कई बार हम हिंदी समझते हैं तो ये संख्याओं वाली में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ओके, तो ये हुआ सवाई लय यानी 1 पूरा और 1/4। यहाँ मैं समझा दूँ 1 पूरा और 1/4, ये हिस्सा नहीं, जो मैंने डॉट में लिखा है वो हिस्सा नहीं, 1 पूरा और 1/4, ये हुआ आपका सवाई लय। इसके बाद है आड़ी या ड्योढ़ी लय, मतलब 1.5 गुनी लय। ये 1 पूरा और 1/2, जिसमें अगर मैं सर्किल के माध्यम से समझाऊं तो 1 पूरा और प्लस आधी मात्रा। ओके, ये हुआ 1.5 गुण या ड्योढ़ी लय। ड्योढ़ी मतलब ही 1.5 गुण होता है। उसके बाद है बियार लय। बियार लय मतलब 1 पूरा 3/4 मात्रा। अब इसे कैसे हम फिगर से समझेंगे? एक सर्किल आपका पूरा हुआ और एक 3/4 हिस्सा वो आपका है। ये हिस्सा नहीं, सिर्फ इतना 3/4 प्लस करेंगे 1 पूरा और ये 3/4 यानी बियार लय। अब इसके बाद अब बियार लय में एक और चीज़ मैं छोड़ रही हूँ। इसे अगर पूरा ये भिन्न को चेंज जब आप करेंगे, ये पूरी संख्या को जब हम बदलते हैं ना, तो वो संख्या बटे में बदल जाती है, जो होगी 7/4, यानी 4 मात्राओं में 7 मात्रा बोलना भी बियार कहलाएगा। यहाँ जो भी संख्याएं आपको भिन्न में दिखाई दे रही हैं, पूर्णांक में, एक पूर्ण और उसके बाद भिन्न में जो हैं, उसको आप चेंज करके बटे में बदल सकते हैं, तो वो लय सेम ही होती है। ये नहीं कि वो बदल गई तो कोई और लय हो जाएगी। बस हमें कन्फ्यूजन होती है इन्हीं सब चीज़ों को देखकर। अब जैसे हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, कहीं पे बियार लय लिखिए या लिखा हुआ रहेगा 1 पूर्णांक 3/4 लय बनाइए या 7/4, तीनों सेम ही हैं, लेकिन हम हमेशा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ये अलग अलग चीज़ तो नहीं है। अब यहाँ आखिरी में है 2.25 गुनी लय। 2.25 गुनी लय यानी 2 पूरी 1/4, यानी अगर इसे हम चेंज करेंगे बटे में तो ये आंसर आएगा 4/9। इसी लय को हम लोग कुआर भी कहते हैं। कुछ लोगों के मत से आर की आर को कुआर कहा जाता है। अब ये तो हुई वो लय जिसमें हमें समझना था कि किस लय को क्या कहते हैं। अब देखना ये है कि जब हमें किसी लयकारी को लिखना है या बोलना है तो हम उसे कैसे विभाजित करेंगे। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ तो ये कुछ लयकारियों के मैंने नाम जो लिखा है उसका आंसर जो आ रहा है, जैसे पावगुनी का 1/4, आधी लय का 1/2, पौनी लय 3/4, सवाई लय 1 पूर्णांक 1/4, आड़ी लय का 1 पूर्णांक 1/2, बियारी लय 1 पूर्णांक 3/4 और 2.25 गुनी लय 2 पूर्णांक 1/4। ये सब सीधा सा लिखने का तरीका है। अब इसके अलावा आपको कई सारे लय दिखाई देते हैं जिसमें हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3/4 लिखने को आ सकता है, 4/5 आ सकता है, या 5/4 आ सकता है, या 7/4 आ सकता है। सारी लयकारियों को देखते ही हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ओके, इसमें बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं, 3/2, 2/3। तो हम जब भी ऐसे अलग अलग तरह के संख्याओं को देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे इनको लिपिबद्ध करें या लयकारी में लिखें। तो सबसे पहले आप जो भी संख्या देखें उसे देखकर ये समझने की कोशिश करें कि वो लय कौन सी बन रही है। अब जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है 3/4, तो ये 3/4 यानी एक पूरी सर्किल में तीसरा हिस्सा, तो यानी ये हुआ पौनी लय। तो यहाँ आप तुरंत समझ जाइए कि ये पौनी लय है। अब यहाँ पे है 4/5, यानी 5 में 4 मात्राएं बोलनी है, 5 मात्राओं में 4। अब इसको उल्टा कर दे, ये थोड़ी सी टेढ़ी लयकारी हो गई। अब इसको उल्टा करें 5/4,
तो ये संख्या आप तुरंत समझेंगे कि 4 में 5 बोलना है, यानी 1 पूर्ण और 1/4, यानी ये लय जो हो गई वो सवा गुण की लय हो गई। यानी 4 मात्रा काल में हम लोग 5 मात्रा बरत कर दिखाते हैं, तो ये सवाई लय कही जाएगी। तो इस तरह से पहले तो आपको लयों को पकड़ना सीखना होगा कि वो लय कौन सी बन रही है, उसके बाद ही आप उसे लयकारी में अच्छे से लिपिबद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जब हम ठा, दुगुन, तिगुन और चौगुन को लिपिबद्ध करना सीखेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटी ताल ले लेते हैं दादरा को। दादरा इसलिए मैंने लिया क्योंकि यह छोटी है और इसकी आवृत्तियाँ जल्दी पूरी हो जाती है, तो शायद मेरा काम आसान हो जाएगा। और फिर हम सिर्फ एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, यानी एग्जाम्पल से चलेंगे और इसे जल्दी फिनिश करेंगे। तो ठा लय के लिए आपको पता है दादरा ताल लिखना है धा, धी, ना, धा, तू, ना। इसमें आपको 6 मात्राएं होती हैं, आप ऊपर लगा दीजिए और इसे बस हमें समझना है, इसलिए एक ही पेज पे मैं समझाऊंगी। ये हो गया आपका ठा। अब यहाँ पे दुगुन, इसी मात्राओं में, दुगुन का मतलब ही होता है जब हम एक मात्रा काल में 2-2 मात्रा काल को लिखे। तो पूरी आवर्तन ये फिनिश करने के लिए दादरा की हम लोग को दुगुन में 2 बार लिखना होगा। मतलब एक आवर्तन तो एक पे आसानी से बैठ जाएगी, लेकिन जब दुगुन लिखेंगे तो यानी पूरे आवर्तन को 2 बार लिखें। ओके, 2 बार पूरा आवर्तन। तो इसमें एक विभाग में पूरा आवर्तन समेट दें। धा, धी, मतलब एक मात्रा पे 2 पढ़ना चाहिए। धा, धी, ना, धा, तू, ना। फिर एक विभाग और धा, धी, ना, धा, तू, ना। इसे हम चंद्रकार में घेर देंगे। अब आपने देखा कि एक सम से लेकर इसकी मात्रा पूरी करने में दादरा ताल को पूरे 2 बार लिखना पड़ा, तब ये दुगुन की लयकारी पूरी हुई। अब तिगुन के लिए 3 बार लिखना होगा इस पूरे आवर्तन को। ओके, धा, धी, ना, धा, तू, ना, धा, धी, ना, धा, तू, ना, धा, धी, ना, धा, तू, ना। अब आपने देखा कि तिगुन लिखने के लिए हमने दादरा ताल को पूरे 3 बार लिखा, वैसे ही चौगुन के लिए 4 बार लिखना होगा। तो इसमें एक चीज़ मैंने पहले ही कर दिया कि मैंने पहले विभाग कर दिया। अगर विभाग ना होता तो भी आपको दादरा ताल को पहले 4 बार या तिगुन के लिए 3 बार लिखना पड़ता और उसके बाद उनको 4-4 मात्राओं में घेरना पड़ता। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे धा, धी, ना, धा, तू, ना, और मेरी सलाह हमेशा ये होती है कि जब भी एक आवर्तन पूरा हो वहाँ कोमा जरूर लगा ले आप अपने पहचान के लिए, ताकि आपसे आवर्तन गिनने में कन्फ्यूजन न हो और गलती से आप कम या ज़्यादा न लिख दें, जिससे वो विभाग में अर्धचंद्राकार में सही से बैठ ही न पाए। धा, धी, ना, धा, तू, ना। अब देखिए यहाँ पे विभाग ये टूट रहा है, ऑलरेडी मैंने पहले देकर गलती की है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसका लिखने का बढ़ता है वैसे वैसे स्पेस ज़्यादा ये लेने लगता है। धा, धी, ना, धा, तू, ना। यहाँ तीसरा आवर्तन पूरा हुआ। अब हम यहाँ चौथा पूरा करेंगे। धा, धी, ना, धा, तू, ना। अब हमें इसमें 4 लगाना था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि तूना बचा है, हम इधर से कट कर देते हैं तूना, ताकि ये सही से एक जगह बैठे हुए नज़र आए। अब इसके बाद हमें विभाग लगाना है, तो एक यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, विभाग घेर देंगे। फिर 1 2 3, यहाँ
जाकर ये पूरा हुआ। अब इस पे हम मात्राएं लगा देंगे, क्योंकि चौगुन में हमारा जगह थोड़ा ज़्यादा ले लिया है तो इस हिसाब से नहीं बैठ पाया है। अब मात्राएं लगाने के बाद देखिए कि आप ध्यान दे रहे होंगे कि चौगुन के लिए 4 बार हमें दादरा ताल को लिखना पड़ा है। तो यानी हमें जितना गुण लिखना है उतनी बार उस ताल को लिखना है होता है। अब जैसे ज़रूरी नहीं कि दादरा ताल पे समझा रहे हो तो आपको दादरा पे ही अटक के रह जाना है। कई लोग पूछते हैं, जैसे मैं दादरा की वीडियो बना के डाल दूँ तो वो झपताल के बारे में पूछते हैं। भैया सेम सिद्धांत है, सेम चीज़ है। अगर आपने एक चीज़ में जो बात समझ ली वही थॉट, वही रूल दूसरे ताल पे भी लागू होता है। ये नहीं कि दादरा ताल के लिए ये रूल है तो झपताल में ये लागू नहीं होगा। यही सेम चीज़ें बाकी तालों के लिए भी होंगी। ओके, अब कुछ ताल होती हैं जो सीधी नहीं होती है। जैसे अगर आप 4 ताल उठा लें तो उसमें तिरकिट जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी चंदाकार में होते हैं, तो उनको हम कैसे लिखेंगे कि उनका मात्रा सही से बैठे। तो वो चीज़ के समय आप ध्यान देंगे कि वो मात्राएं कैसी लिखी हुई हैं। हालांकि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी जहाँ ऐसे टेढ़ी तरीके से तालें लिखी होती हैं, तब हमें उसके साथ कैसा करना होता है। हालांकि रूल सभी के साथ सेम होते हैं। अब ये हो गई आपकी ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन तक की लयकारी। अब हम चलते हैं जो टेढ़ी लयकारियाँ आपने देखी थी उसको लिपिबद्ध करने में। जैसे फर्स्ट था पौनगुनी, सेकंड था आधी, थर्ड था पौनी, फिर सवाई लय, उसके बाद था आड़ी, उसके बाद था बियाड़ी, उसके बाद कुआड़ या सवा दो गुण, सवा दो गुण या कुआर। इन्हें हम कैसे लिपिबद्ध करेंगे?